नमस्ते बच्चों, आज हम संस्कृत का बहुत इजी चैप्टर ग्रामर का वर्ण। आज बच्चों हम वर्ण पढ़ने चल रहे हैं। संस्कृत ग्रामर का सबसे इजी टॉपिक है ये। बच्चों हम वर्ण का मतलब समझते क्या है? वर्ण बच्चों भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके थ्रू हम शब्दों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और इन्हीं वर्णों के समूह को बच्चों हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्या बच्चों मैंने आपको बोला? वर्ण मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके थ्रू आप शब्दों का निर्माण करोगे, जैसे कि पुत्र, जैसे कि आपका कुत्र हो गया या आपका चंचल हो गया। ऐसे कुछ शब्दों का हम निर्माण करते हैं किसके सहयोग से? वर्ण। और इन्हीं वर्ण के समूह को हम बच्चों क्या कहते हैं? वर्णमाला। ये जो वर्ण है वो बच्चों बेसिकली दो प्रकार में डिवाइडेड होता है, स्वर और व्यंजन। अब बच्चों जो स्वर होते हैं वो हिंदी के हिसाब से, किसके हिसाब से बच्चों? हिंदी के हिसाब से कुल 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं बच्चों हिंदी के हिसाब से? 11। बट आप बोलेंगे बच्चों मैम आपने तो 13 लिखा है। तो बच्चों संस्कृत के हिसाब से हम कुल 13 स्वर पढ़ते हैं। और दो स्वर जो हमारे ऐड होते हैं संस्कृत में, वो एक है ली, दूसरा है बच्चों आपका बड़ा ऋषि। अब बच्चों स्वर मतलब आप समझते हैं क्या बच्चों? ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण करते समय, जिसको बोलते समय हमें किसी अन्य वर्ण का सहयोग ना लेना पड़े, किसी अन्य वर्ण का मदद ना लेना पड़े, उसे बच्चों क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। उसी प्रकार बच्चों व्यंजन क्या है? व्यंजन बच्चों कुल 33 होते हैं। संस्कृत में कितने व्यंजन होते हैं बच्चों? संस्कृत में कुल 33 मतलब 33 व्यंजन आप संस्कृत में पढ़ेंगे। अब बच्चों व्यंजन क्या होते हैं? हमने डेफिनेशन सुना ना भी स्वर का, क्या था? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े। तो वही व्यंजन के लिए बच्चों क्या होगा? ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय, जिनके उच्चारण में हमें अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े, हमें दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। किसके केस में बच्चों? व्यंजन के केस में। समझ आया बच्चों कि व्यंजन और स्वर क्या होते हैं? वापस से बच्चों हम रिवाइज करते हैं। क्या बोला बच्चों मैंने? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके थ्रू आप क्या करोगे? शब्दों का निर्माण करोगे, शब्द बनाओगे। जैसे कि आपका विद्यालय, पुत्र, इस टाइप के आप शब्द का क्या करोगे? निर्माण करोगे। किसके थ्रू? वर्ण के थ्रू। सेकंड बच्चों अब हम पढ़ते हैं बच्चों वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है बच्चों? वर्णों के समूह को बच्चों हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। जो वर्णों का ग्रुप है, जो वर्णों का क्या है बच्चों? समूह है, उसको आप क्या कहोगे बच्चों? वर्णमाला। उसके बाद मैंने क्या कहा बच्चों? जो वर्ण है वो दो प्रकार में डिवाइडेड है, एक है स्वर, एक है व्यंजन। संस्कृत के अकॉर्डिंग स्वर कुल 33 होते हैं जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े। ठीक। और जो दो स्वर हमारे ऐड होते हैं, एक होता है ली और दूसरा होता है बड़ी ऋषि। अब बात करते हैं दूसरे वर्ण के पार्ट की, व्यंजन, जिसके उच्चारण में हमें अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े, उसे क्या कहते हैं बच्चों? व्यंजन। व्यंजन कुल कितने होते हैं बच्चों? 33 मतलब 33। एक और बात बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट और नोट करके रखें, क्या कि जो वर्ण होता है बच्चों, जो व्यंजन होता है बच्चों, व्यंजन हमेशा अपूर्ण होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? व्यंजन अपूर्ण होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। इन्हीं को पूर्ण करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? इनको पूर्ण करने के लिए हम स्वरों का सहायता लेते हैं। या किस प्रकार लिखते हैं हम व्यंजन को? यदि व्यंजन को अपूर्ण है तो हम व्यंजनों को हलंत के माध्यम से, किसके माध्यम से? हलंत। हलंत के माध्यम से बच्चों हम व्यंजनों को लिखते हैं। ये बात बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप वर्ण विच्छेद करोगे या वर्ण संयोजन करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके व्यंजन है उनमें क्या मिलेगा? आपको हलंत का चिन्ह मिलेगा। क्या मिलेगा? हलंत का साइन देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि जो व्यंजन है वो स्वर के बिना क्या होते हैं? अधूरे होते हैं। चलिए बच्चों अब मैं आपको समझाती हूँ कि जो ये स्वर है वो कितने प्रकार से डिवाइडेड होते हैं और किस प्रकार से डिवाइडेड है। देखते हैं बच्चों।
चलिए बच्चों, अब देखते हैं जो स्वर हैं वो 3 प्रकार से डिवाइडेड होते हैं। कितने प्रकार से बच्चों? 3। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है बच्चों प्लूट स्वर। अब बच्चों ये किस प्रकार से डिवाइडेड है? बच्चों ये अपने समय से डिवाइडेड है। जैसे जब आप ह्रस्व स्वर को बोलते हो तो आपको 1 मात्रा का समय लगता है। कितने मात्रा का समय लगता है? 1 मात्रा का। और इसमें आता है आपका अ, छोटी ई, छोटा उ, छोटा ऋषि और ली। बट वहीं बच्चों जब दीर्घ स्वर की बात की जाए तो दीर्घ स्वर 2 मात्रा का समय लेता है। इसमें आता है आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ा ऋषि ए, ओ और औ। जब वहीं बच्चों हम प्लूट स्वर की बात करते हैं, प्लूट स्वर में बच्चों एक्चुअल में हम इस साइन का यूज करते हैं। इस साइन का मतलब क्या होता है बच्चों? इस साइन का मतलब ये होता है कि हम कोई भी चीज के बाद 3 अंक का क्या लगा रहे हैं? साइन लगा रहे हैं, 3 अंक का पॉइंट लगा रहे हैं, ताकि जो वर्ड है वो हमें 3 बार उसका क्या करना है? उच्चारण करना है। इसीलिए प्लूट स्वर में क्या लिखा है बच्चों? मैंने 3 मात्रा का समय। और बेसिकली इस साइन का यूज हम ओम में यूज करते हैं। ओ के जस्ट बाद लिखते हैं, जिसका मतलब ये होता है ओ के बाद का हम क्या लिखे? 3 अंक लगाए। तो हमें ओम का उच्चारण कितने बार करना है? 3 बार। सॉरी बच्चों, कितने बार करना है? 3 बार करना है। इस प्रकार बच्चों आपका स्वर डिवाइडेड है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूट स्वर में। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं संयुक्त स्वर क्या होता है। अभी तक बच्चों हमने पढ़ा होगा संयुक्त व्यंजन के बारे में, बट अब हम पढ़ेंगे संयुक्त स्वर के बारे में। और इन्हीं संयुक्त स्वर को बच्चों हम संधि कहते हैं। चलिए देखते हैं। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं हमारा संयुक्त स्वर क्या होता है। बच्चों संयुक्त स्वर को ही बच्चों हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संधि। इसमें क्या होता है बच्चों? हम एक स्वर को दूसरे स्वर के साथ जोड़ते हैं। एक स्वर को दूसरे स्वर के साथ बच्चों हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या लिखी हूं बच्चों मैं? देखो, 2 भिन्न स्वरों के मेल को बच्चों हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर या संधि। जैसे कि बच्चों जब हम अ को छोटी ई या बड़ी ई के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा बच्चों? ए। उसी तरह बच्चों अ और ए को जोड़ेंगे तो ए। अ और बड़ा ऊ को जोड़ेंगे तो ओ। अ प्लस ओ को जोड़ेंगे बच्चों तो क्या बनेगा? औ। इस प्रकार बच्चों संयुक्त स्वर होता है। ठीक है। अब बच्चों आप बोलेंगे मैम अभी तक तो हमने संयुक्त व्यंजन पढ़ा था, ये संयुक्त स्वर क्या है? तो बच्चों संयुक्त स्वर बहुत आसान है। जब आप 2 स्वरों को जोड़ोगे, उसी तरह संयुक्त व्यंजन में हम क्या जोड़ रहे हैं? 2 व्यंजनों को जोड़ रहे हैं। संयुक्त स्वर 2 स्वर, संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजन। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि व्यंजन किस प्रकार से डिवाइडेड है। और बच्चों ये चीज आपको क्लियर है ना कि स्वर क्या है जिसके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े। बट व्यंजन हमारा क्या है बच्चों? ऐसे वर्ण जिसके बोलने में, जिसके उच्चारण में हमें अन्य स्वर की क्या लेने अन्य वर्णों की क्या लेनी पड़ेगी बच्चों? सहायता लेनी पड़ेगी। चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि जो व्यंजन है वो कितने प्रकार से डिवाइडेड है। चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं कि जो व्यंजन होते हैं वो किस प्रकार से डिवाइडेड होते हैं। पहली बात बच्चों, व्यंजन संस्कृत में कुल 33 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? कुल 33। पहला होता है आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है बच्चों आपका अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है बच्चों आपका ऊष्म व्यंजन। इस प्रकार हमारे व्यंजन 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। पहले बात करते हैं बच्चों स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं बच्चों जिसका उच्चारण करते समय जो हमारा जीभ है वो हमारे मुंह के कुछ स्थानों को क्या करता है? स्पर्श करता है। मतलब हमारा टंग हमारे माउथ के मसल्स का क्या करता है? टच करता है। उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन बच्चों क से चालू होता है और म तक खत्म होता है। मतलब पूरा क वर्ग से लेकर प वर्ग आपका क्या कहलाएगा बच्चों? स्पर्श व्यंजन। जो क का कॉलम होता है वो क वर्ग कहलाता है बच्चों। च का कॉलम च वर्ग, ट का कॉलम ट वर्ग, त तरबूज वाला जो कॉलम होता है बच्चों वो त वर्ग कहलाता है। फिर आता है बच्चों प वर्ग, मतलब प वाला कॉलम। अब बच्चों हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है बच्चों? ऐसे व्यंजन जिसका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य आता है, स्वर और व्यंजन के बीच में आता है, उसे बच्चों हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ये चालू होता है बच्चों य से और खत्म होता है व में। य र ल व हमारे 4 होते हैं बच्चों अंतस्थ व्यंजन। अब बच्चों हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब गर्म।
इसके उच्चारण बच्चों हमारे अंदर से गर्म हवा निकलती है और ये होते हैं भैया बच्चों श, श, ह और स। इस प्रकार बच्चों हमने क्या देखा कि जो व्यंजन है वो 3 प्रकार से क्या है बच्चों विभाजित है, मतलब डिवाइडेड है। जैसे स्वर भी कितने प्रकार से डिवाइडेड थे बच्चों, याद करें 3 प्रकार से। क्या क्या थे स्वर? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूट स्वर। और एक एक्स्ट्रा स्वर हमने बच्चों पढ़ा था संयुक्त स्वर। उसी प्रकार बच्चों हमने व्यंजन में भी क्या देखा, व्यंजन में 3 प्रकार से डिवाइडेड होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। और फिर से बच्चों चौथा संयुक्त व्यंजन। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है बच्चों? संयुक्त व्यंजन में बच्चों हम 2 व्यंजनों को जोड़ेंगे। जैसे बच्चों हम संयुक्त स्वर में क्या देखे थे कि हमने 2 स्वरों को जोड़ा था, उसी प्रकार बच्चों संयुक्त व्यंजन में क्या होगा, हम 2 व्यंजनों को जोड़ेंगे। मैंने डेफिनेशन भी लिखा है बच्चों, 2 व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं बोर्ड में। पहला होता है छ, क प्लस श प्लस अ से मिलके बनता है। अब बच्चों यहाँ मैं अ क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे जो छ है उसको पूर्ण करना है। तो आपको पता है बच्चों कोई भी व्यंजन हो बिना स्वर के क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो उसी कारण हम उसमें स्वर लगाते हैं। तो यहाँ मैंने अ लगाकर अपने इस व्यंजन को क्या किया, पूर्ण किया है। दूसरा ज्ञ, जिसके लिए ज प्लस इया प्लस अ लिखेंगे आप। त्र, त प्लस र प्लस अ। श्र, श प्लस र प्लस अ। कत। अब बच्चों एक चीज, बच्चे कई जगह कंफ्यूज होते हैं इस टाइप के शब्द जब आते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये तो शब्द या इस टाइप के भी जो वर्ड्स होते हैं क्या संयुक्त व्यंजन होते हैं? बिल्कुल बच्चों, इस टाइप के वर्ड्स भी संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे यहाँ जो संयुक्त लिखा है ना बच्चों, ये देखिए जिसमें इसमें क त लगा है, तो ये भी क्या है, संयुक्त व्यंजन का ही एग्जाम्पल है। जैसे देखते हैं बच्चों जो कत है, आप नोटिस कर रहे हो जो आधा क प्लस त, वापस से बच्चों हमने क्या किया, 2 व्यंजनों को जोड़ा है। जब भी 2 व्यंजन जोड़े जाए उसे क्या कहते हैं बच्चों, संयुक्त व्यंजन। तो इस प्रकार कत, शप, ये दोनों भी क्या है, संयुक्त व्यंजन के एग्जाम्पल है। अब बताइए बच्चों कमेंट्स में लिखिएगा, क्या पुष्पे में आपका संयुक्त व्यंजन है या नहीं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। क्यों? यहाँ आधा श भी है और पूरा प भी है, और आधा श प्लस प प्लस ए की मात्रा लगेगी। तो ये क्या होगा बच्चों, आपको इसका आंसर पता है, हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। उसके बाद बच्चों बात करते हैं द की, जिसको द प्लस य जोड़ के बनाया जाता है। तो बच्चों ये कुछ संयुक्त व्यंजन के एग्जाम्पल्स है। आपको बच्चों मैं थोड़ा सा एक और हिंट दे देती हूँ इस क्वेश्चन का। जो पुष्पे है इसका जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे, मतलब इसको तोड़ेंगे, ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा बच्चों। और आपने एक चीज नोटिस किया है, जब भी हम इस प्रकार से लिखते हैं तो ये किसका एग्जाम्पल होता है बच्चों, ये आपको पता है और आपको आपके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख के जाना है। प्लस बच्चों आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि मैंने ए एडी में ही विसर्ग का साइन लगा दिया है। तो बच्चों जब संस्कृत के केस में हम वर्ण विच्छेद करते हैं, वर्ण विच्छेद क्या होता है बच्चों, हम कोई भी शब्द को वर्ण में तोड़ते हैं। तो याद रखना जब भी विसर्ग होता है, जो भी हमारा आखिरी वर्ड होता है या आखिरी स्वर जो होता है, उसी में हम विसर्ग का साइन या विसर्ग का जो चिन्ह होता है वो लगा देते हैं। जैसे कि पुष्पे में प में क्या लगा, ए की मात्रा लगी है, ए की मात्रा लगी है और उसी में ही विसर्ग साइन का क्या हुआ है, यूज हुआ है। तो मैंने ए लिखा और उसी में क्या लगा, ए ऐनक में ही विसर्ग का क्या लगा दिया, मात्रा लगा दिया। और सॉरी बच्चों मैंने अभी इसमें एडी लिख दिया था, एडी नहीं आएगा, ए ऐनक का आएगा। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कि अयोग्य क्या होता है, सबसे कॉम्प्लिकेट टॉपिक वर्ण का, उसको समझते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब हम देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है बच्चों। संयुक्त व्यंजन क्या होता है बच्चों, जिस प्रकार अभी हमने देखा था ना कि संयुक्त स्वर क्या होता है, जब आप एक स्वर को दूसरे स्वर के साथ क्या करते हो, जोड़ते हो, उसी प्रकार संयुक्त व्यंजन क्या होता है बच्चों, एक व्यंजन को आप दूसरे व्यंजन के साथ क्या करोगे, जोड़ोगे, उसे क्या कहेंगे बच्चों, संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के मेल को बच्चों क्या कहते हैं, संयुक्त
व्यंजन। जैसे बच्चों छ, क प्लस श प्लस अ को जोड़ोगे तो बच्चों बनेगा क्या? छ। बच्चों मैंने यहाँ अ क्यों लिखा है? अ लिखने का कारण ये है क्योंकि क भी आता है, श भी आता है, दोनों को जोड़ेंगे तो भी कुछ आधा ही बनेगा। और आपको सबको पता है कि कोई भी व्यंजन हो, जब तक आप उसमें स्वर नहीं लगाते हो तब तक व्यंजन क्या होता है? पूर्ण नहीं हो पाता, तो हमें स्वर लगाना अनिवार्य होता है। तो यहाँ मैंने अ लगाकर हमारे व्यंजन को क्या किया? पूर्ण किया है। ज्ञ में भी ज प्लस इया प्लस अ लगा के ज्ञ बनाया, त प्लस र प्लस अ बना के त्र बनाया, श प्लस र प्लस अ बना के श्र बनाया, क प्लस त प्लस अ बना के कत बनाया। बच्चों आप एक चीज और याद रखना, कहीं भी आपको व्यंजन आधा दिखे उसके बाद एक पूरा व्यंजन दिखता है, जैसे संयुक्त व्यंजन में संयुक्त शब्द में देखो क प्लस त लिखा हुआ है, जैसे पुष्प, पुष्प में आधा श और प इस टाइप का दिखता है। ये ऐसे वर्ड्स भी क्या होते हैं बच्चों? आपके संयुक्त व्यंजन के अंदर आते हैं। तो कभी भी आप इस चीज से कंफ्यूज ना हो कि इस टाइप का लिखा दिख रहा है या इस टाइप का, तो आपको संयुक्त व्यंजन हो या ना हो, ये श्योर है बच्चों कि वो संयुक्त व्यंजन होंगे ही होंगे। अब बच्चों एक और आता है एक्स्ट्रा, जैसे विद्यालय हो गया, उस केस में हम लोग दया लिखते हैं। ये कैसे लिखते हैं? द प्लस य प्लस अ से दया बनता है। तो ये बच्चों कुछ आपके संयुक्त व्यंजन हो गए। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कि अयोगवा क्या होता है, अयोगवा किस प्रकार से डिवाइडेड है। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कि अयोगवा क्या होता है। बच्चों अयोगवा मतलब बच्चों आप क्या समझते हैं? जब हम ध्वनियों को चिन्ह के माध्यम से लिखते हैं उसे बच्चों क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। बेसिकली बच्चों अयोगवा 4 प्रकार से डिवाइडेड होता है। किसमें? संस्कृत में। वहीं बच्चों अयोगवा हिंदी में 3 प्रकार से डिवाइडेड होता है। एक होता है अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु, दूसरा होता है अनुस्वर मतलब बिंदी, और तीसरा होता है विसर्ग। बट बच्चों हमारे संस्कृत के शब्दमाला में आपका चंद्र बिंदु का कोई प्रयोग नहीं होता। मतलब बच्चों आप अनुनासिक वाले अयोगवा को संस्कृत में नहीं पढ़ेंगे। चंद्र बिंदु का कोई मतलब नहीं है, हम केवल क्या पढ़ेंगे? विसर्ग पढ़ेंगे, अनुस्वर पढ़ेंगे। बट बच्चों हम संस्कृत पढ़ रहे हैं ना, तो 2 चीज और ऐड हो जाती है, उपाधि मान्य और जीवा मूल्य। अब बच्चों ये 4 अयोगवा है। अयोगवा बच्चों बेसिकली वही होता है कि जब आप ध्वनियों को चिन्ह के माध्यम से लिखें उसे आप अयोगवा कहते हैं। संस्कृत में 4 प्रकार से डिवाइडेड होता है। एक होता है विसर्ग, दूसरा होता है अनुस्वर, तीसरा होता है उपाधि मान्य और चौथा होता है जीवा मूल्य। विसर्ग क्या होता है बच्चों? जब आप कोई भी स्वर के बाद र आ जाए या स आ जाए, स सब्जी वाला स, तब वह विसर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? विसर्ग बन जाता है। मैंने क्या लिखा है देखते हैं। स्वर के बाद र या स का प्रयोग प्रायः विसर्ग बन जाता है। कोई भी स्वर ले लो उसके बाद आप र लगाते हो या स लगाते हो तो सीधा आपका विसर्ग का मात्रा बन जाएगा, विसर्ग बन जाएगा। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं अनुस्वर। अनुस्वर मतलब बिंदी। ये इसका कैसे होता है प्रयोग बच्चों? कोई भी स्वर के बाद यदि अंग दिख जाए, म दिख जाए, र आ जाए, न आ जाए या इया दिख जाए तो बच्चों वो सीधा क्या बन जाएगा? आपका अनुस्वर बन जाएगा। उसी प्रकार बच्चों उपाधि मान और जीवा मूल्य आपके नॉर्मल संस्कृत लैंग्वेज में नहीं देखने को मिलता है इतना इसका उपयोग। लेकिन जब भी आप मंत्रों की बात जाए, आप सबको पता है घर में पूजा पाठ की जाती है तो पूजा पाठ में मंत्रों का क्या होता है? उच्चारण होता है। तो जब इन मंत्रों का उच्चारण होता है या इन मंत्रों को लिखा जाता है तो उसमें हमें देखने को मिलता है उपाधि मान और जीवा मूल्य अयोगवा देखने को हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने अयोगवा देखा। वापस रिवाइज करते हैं शॉर्ट पे। ध्वनियों को चिन्ह के माध्यम से लिखना अयोगवा कहा जाता है। संस्कृत में अयोगवा 4 प्रकार के होते हैं, विसर्ग, अनुस्वर, उपाधि मान्य, जीवा मूल्य। उपाधि मान्य जीवा मूल्य मंत्रों के लिए उपयोग होता है। विसर्ग तुम्हारा कोई भी स्वर है उसके बाद र आ जाए या स सब्जी वाला स आ जाए तो सीधा विसर्ग का मात्रा बनेगा। दूसरा बच्चों स्वर के बाद यदि अंग आ जाए, म आ जाए, ण आ जाए, न आ जाए, ई आ जाए तो आपका अनुस्वर बनेगा। बच्चों ध्यान रखना चंद्र बिंदु की मात्रा मतलब आपका अनुनासिक। मैंने क्या बोला बच्चों? अनुनासिक आपका संस्कृत में उपयोग नहीं होता। मतलब चंद्र बिंदु का कोई भी उपयोग आपको संस्कृत में देखने को नहीं मिलेगा। हाँ लेकिन
हिंदी में इसका प्रयोग जरूर देखने को मिलेगा। हिंदी में मैंने आपको बताया था बच्चों, 3 ही अयोगवा होते हैं मेन। एक तो ये आपका चंद्र बिंदु जिसका संस्कृत में कोई उपयोग नहीं, दूसरा आपका विसर्ग और अनुस्वर। अनुस्वर और विसर्ग जिस प्रकार आपका संस्कृत में चल रहा है, सेम प्रकार से बच्चों आपके हिंदी में भी चलेगा। तो अब मान के चलिए आपने अयोगवा हिंदी का भी कंप्लीट कर लिया, संस्कृत का भी कंप्लीट कर लिया। बच्चे अब हम मात्रा, वर्ण संयोजन, वर्ण विन्यास और हम जो ये वर्ण बोलते हैं उनके उच्चारण स्थान को हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इसलिए बच्चों हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि बच्चों मुझे आपको कुछ क्वेश्चन वर्ण विच्छेद के करवाने पड़ेंगे, वर्ण संयोजन के करवाने पड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अधिकतर इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपका वर्ण विन्यास से आता है, मतलब वर्ण विच्छेद से, और वर्ण संयोजन से आता है। तो इसके क्वेश्चंस प्लस ये क्या होते हैं और इसको हम किस प्रकार से टैकल करेंगे, ये अब हम हमारी नेक्स्ट इसकी आने वाली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। आप लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद। बाय बाय।